के पास कोई ऑप्शन नहीं था, इतने सालों से दूसरे को वोट देते आ रहे थे। जब ऑप्शन मिला, मजलिस को वोट दिया, दुआ दिया, तो आज आपका प्रार्थना से, आपका दुआ से हमारे पास बिहार में 5 एमएलए चुनकर आया है। हम लोग वहां से गुजरात गया, लोग बुला रहे थे, आइए असद भाई आपका जरूरत है, आप आवाज उठाइए हमारी तरफ, कोई देखने वाला नहीं है, हमारा कोई पुरसाने हाल करने वाला नहीं है, आप हम मजलूमों का आवाज बनिए। असद साहब गुजरात को गया, आप यकीन मानिए 20 दिन के अंदर गुजरात में बॉडी फॉर्म किया, प्रेसिडेंट सेलेक्ट किया, 4 जगह पे हम चुनाव लड़ा, सिर्फ 4 जगह, भरूच में लड़ा, अहमदाबाद लड़ा, गोधरा लड़ा, मोदासा लड़ा, 40 सीट पर लड़ा सिर्फ। फर्स्ट टाइम एंट्री मारा, 40 सीट पर चुनाव लड़ा, और इतना लोगों ने मोहब्बत दिया कि हमको 40 सीटों पर 24 सीट पर हमको कामयाबी मिला गुजरात। और इतना ही नहीं है, ये जो हम लोग को बोलता था ना कि ये तो पार्टी खाली मुसलमानों के लिए आया, मुसलमानों का काम करता है, नहीं, उनके मुंह पे तमाचा भी मार के आया। हमने वो 40 का अंदर 9 हमारे हिंदू भाई बहनों को टिकट दिया, हमारा हिंदू भाई बहनों को टिकट दिया, और उसमें से 6 लोग मार्जिन के साथ जीत के आया है। अब क्या जवाब देगा ये लोग? सिर्फ हमारे को एक ही चीज बोलेगा, बी टीम है, सी टीम है, डी टीम है, बोलते रहो, क्या फर्क पड़ता है। ये कान से सुनता है, इससे निकालता है, पुराना खेल हो गया तुम्हारा, नहीं चलता, अभी पब्लिक समझदार हो गया, पब्लिक के पास ये नहीं चलने वाला है तुम्हारा बकवास। अरे आप हमको ए से लेके जेड टीम तक बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ा, हम तो चुनाव लड़ने को आए हैं, हम चुनाव लड़ेंगे, और इंशाअल्लाह अल्लाह ने, ईश्वर ने चाहा तो वाड़ी में भी चुनाव जीत कर दिखाएंगे, लोगों को याद रखना। काम बनता है ना। आज देखो आपके पास हॉस्पिटल है क्या? मेरे को मालूम पड़ा जानकारी के मेरे मुताबिक एक म्युनिसिपल हॉस्पिटल है, उसमें भी इलाज बराबर नहीं है। आपको अगर इलाज करना है तो आपको 70 किलोमीटर जाना पड़ता वेल्लोर में। तो क्यों, क्या इतने साल से जो आपके बीच में ये एमएलए लोग बन के आया, पार्टी चुन चुन के आया, क्या लोग के पास फंड नहीं था? फंड था, लेकिन खुद का तिजोरी भरा, इन लोग काम नहीं किया आपके लिए, जो काम हमको करना है। लोग बुलाता है, क्यों असद साहब इधर आओ, बिहार को आओ, यूपी में आओ, गुजरात आओ, तमिलनाडु आओ, क्यों बुलाता है? क्योंकि लोगों को लगता है कहीं ना कहीं कि ये पार्टी हमारा काम करेगा। और याद रखो, आपके सामने बैठा हुआ है असदुद्दीन ओवैसी साहब। कल इखलाक पे बम ब्लीचिंग हुआ, आवाज उठाया असद ओवैसी। ट्रिपल तलाक का इश्यू आया, आवाज उठाया असद ओवैसी। जिधर मजलूमों पे जुल्म हुआ तो आवाज उठाया असद ओवैसी। सीए एनआरसी कहा गया तो पार्लियामेंट में शेर की तरह गूंजा ओवैसी। हर चीज में ओवैसी आपकी लड़ाई लड़े, हर जगह मजलूमों की आवाज बने, तो फिर आपके वोट का हकदार भी तो ओवैसी है ना। फिर काहे कोई आलतू फालतू पार्टी को किसको वोट देगा? जो हमारे से कांधा मिलाकर चलेगा, जो हमारा हक का लड़ाई लड़ेगा, जो हमारे बच्चों का फ्यूचर बनाने का बात करेगा, जो हमारे बच्चों को फ्यूचर के अंदर पॉलिटिकल एम्पावरमेंट देने का बात करेगा, तो वाड़ी का जनता भी उसी के साथ जाएगा। जाएगा क्या नहीं जाएगा? जाएगा ना? अरे जोर से बोलो, जाएगा ना? ये आवाज उधर जाना बनता है, जाना चाहिए, क्योंकि हक और इंसाफ और जिसका दिल के अंदर इंसानियत रहता है, वो सोचता है कि मैं ऐसे इंसान के साथ क्यों नहीं जाऊं जो मेरी हक की लड़ाई लड़ता है, क्यों मैं ऐसे इंसान का साथ नहीं दूं जो मेरे लिए लड़ेगा, पार्लियामेंट में लड़ेगा, टीवी में लड़ेगा, पब्लिक के साथ लड़ेगा, और भाजपा की आंख में आंख डाल के बात करेगा। डरता नहीं। 550 है, मगर हमारे पास तो सिर्फ 2 है पार्लियामेंट में। मगर जब बोलता है ना, तो सामने वाला नजर ऊपर करके देखने का भी ताकत नहीं रखता। ये ताकत है मजलिस इत्तेहादुल, ये ताकत है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का। और हम लोग डरने और घबराने वाली जमात नहीं है, बिंदास मुकाबला करने में मानता है, क्योंकि हक की लड़ाई है। जिंदगी में एक बार जियो, एक दिन जियो, मरद के माफिक जियो, 100 दिन की जिंदगी से बेहतर है एक दिन शेर का माफिक जियो। आज तुम्हारे पास एक ऑप्शन आया है, अब तक ऑप्शन नहीं था। क्या इसको वोट देंगे? क्या डीएमके को वोट देंगे? किसको वोट देंगे?
ये सब तो एक ही ताली के छट्टे बट्टे। मैं जहां से आता है महाराष्ट्र से, उधर आपने देखा ये क्या किया कांग्रेस खेल, सेक्युलरिज्म के नाम पर सबको बेवकूफ बनाया, सबका वोट जमा किया। हम सेक्युलर है, माइनॉरिटी का आवाज बनेगा, दलित का आवाज बनेगा, तुम्हारे हक के लिए लड़ेगा। सबने बेचारा आपकी हमारी तरह मासूम लोग था, उनको भरोसा करके वोट दिया, वोट हमारा लिया। बाद में सत्ता का लालच देखो क्या है इन लोग का, सत्ता का लालच लेकर जाकर शिवसेना की गोदी के अंदर जाके बैठ गया ये लोग। ये शिवसेना वो है जो जिंदगी भर मुसलमानों को, माइनॉरिटी को गालियां देकर सत्ता संभालिया। इनका काम ही था इनको गाली दो, सत्ता में बैठ। आज ये बेशरम कांग्रेस जाकर उसका गोदी के अंदर बैठा, ये आप सब देख रहा है। तो यही होने वाला है, वोट आपका लेगा सेक्युलरिज्म के नाम पे और चले जाएगा किधर, भाजपा के अंदर। इसलिए ध्यान रखो, मत जाओ ऐसी पार्टी के साथ जो 70 साल तो अपने को बेवकूफ बना रहा। आपने अब अपना टाइम आ गया, इनका टाइम तो खत्म हो गया, अभी अपना टाइम आएगा। एक इंसान तेलंगाना से निकला पूरे देश के अंदर, मजलूमों का आवाज पर, क्या कमी था उसके पास सोचो आप। 3 टर्म एमएलए, 4 टर्म एमपी, खुद का स्कूल इतना सारा, कॉलेज है बड़ा बड़ा, हॉस्पिटल्स, मेडिकल कॉलेज, पावर, फादर एमपी, दादा लीडर, सब कुछ है। अगर खाली हैदराबाद में बैठे तो राजाशाही जिंदगी जी सकता है वो इंसान। मगर क्यों निकला, क्यों हर तरफ, कभी बिहार को, कभी यूपी, कभी बंगाल, कभी गुजरात, कभी तमिलनाडु, क्यों? क्योंकि नहीं देख सकता आपका तकलीफ, आपका दर्द, आपकी हक की लड़ाई लड़ने को आया है। याद रखो इस बात को, कोई जाति मुफात नहीं है उनका, उनका भी आपका मेरी तरह फैमिली है, परिवार है, बच्चा है। जैसा हमारा दिल करता है फैमिली के साथ बैठो खाना खाओ, वैसा उनका भी दिल करता। मगर कितने दिन खाया होगा खाना, याद करो इस बात को। नहीं रहता बाहर, बस नहीं, क्योंकि भरोसा है, जवाबदारी है, कल अल्लाह को जवाब देना है। अल्लाह पूछेगा मैं तुमको सब कुछ दिया, कौम तुमको आवाज दिया, सर साहब आप क्या किए? तो जवाब देगा कि मैं तो गया था, मैंने समझाया, लोगों को बताया कि हम क्यों तुम्हारे बीच में आए हैं, क्यों हम तुम्हारी मोहब्बत मांग रहे हैं, क्यों हम तुम्हारी दुआ मांग रहे हैं, क्योंकि हम तुम्हारे आने वाले बच्चों का मुस्तकबिल संवारना चाहते हैं। ये जवाब तो दे सकेंगे ना कम से कम, मगर जवाबदारी आपका भी बनता है। इतने बरस सबको आपने आजमाया, सबको आप वोट दिया, एक बार तो हमारा भी चांस लगना मांगता है ना, एक बार तो हमको भी मौका मिलना मांगता है। देखो जितना वनायमवाड़ी का लोगों का अधिकार हम पर है, उतना ही अधिकार हमारा भी तो वनायमवाड़ी के और मेरे भाई बहनों के ऊपर है ना। तो हम हमारे अधिकार से तो बोल सकते हैं ना, आपसे रिक्वेस्ट तो कर सकता है कि एक मर्तबा हमको भी मौका देके देखो, देखो फिर कैसा तमिलनाडु को सुधारता है। आज ये लोग जो बोलता है क्या किया मजलिस में, उसको चैलेंज करता है हर तरफ, टीवी पे, स्टेज पे, हर तरफ चैलेंज करता है कि आओ मेरे साथ, आपका टिकट का भी पैसा मैं देगा, आपको लेके जाएगा तेलंगाना के अंदर, आओ मेरे साथ। देखो तेलंगाना में ओवैसी ने क्या किया। हमारे पास मेडिकल कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, 30 रुपए का कार्ड बनाया आप, 3 महीना इलाज मुफ्त। है क्या कोई ऐसा हॉस्पिटल आपके पास? है क्या तमिलनाडु में ऐसा कोई हॉस्पिटल? बनाया क्या कोई इधर ऐसा हॉस्पिटल? मेडिकल कॉलेज, बच्चे लोग स्कूल में जो पढ़ता है उन लोग का स्कूल का फी माफ, यूनिफॉर्म देता है उसको, पढ़ाई का किताब देता है क्या कोई तमिलनाडु में ऐसा आपके पास लीडर? लीडर नहीं है कोई ऐसा पूरे हिंदुस्तान में। पैसा सबके पास है, मगर शेर का कलेजा और जिगर भी तो होना मांगता है ना। कलेजा मांगता है, जिगर मांगता है कि इस तरह मजलूमों को और गरीबों का मदद करने के लिए। और यह भी बात याद रखो, सिर्फ वो स्कूल और हॉस्पिटल में मुसलमान इलाज नहीं कराता है, उस स्कूल में बच्चा पढ़ने वाला हमारा हिंदू भाई बहन का भी बच्चा है,
हॉस्पिटल में इलाज करने वाला हमारा हिंदू भाई बहन भी इलाज कराता है वहां पर, तो फिर तो सेक्युलर हम हुआ ना कि झूठा झूठा सेक्युलर कांग्रेस वाला। अरे आपका काम करना इंपॉर्टेंट है। आज 70 साल तो निकल गया, आगे का सोचो। कल बच्चा पूछेगा, अब्बा एक पार्टी आया था आपके पास, तेलंगाना से आपको समझाया कि हमारे हाथ से हाथ मिलाओ, हमारे कांधे से कांधा मिलाओ, आगे बढ़ो, तेलंगाना को विकास के रास्ते पर लेकर जाएगा, तमिलनाडु को विकास के रास्ते पर लेकर जाएगा जैसा तेलंगाना को लेकर गए। उस टाइम अब्बा आप उसका साथ क्यों नहीं दिया? आप साथ देते तो आज हमारा भी फ्यूचर सुधर जाता था। तब जवाब देना भारी पड़ेगा मेरे भाइयों। इसलिए आज ऐसा बोलो कि आपका बच्चा जब बड़ा हो तो बोले वाकई में अब्बा आपने एक ऐसी पार्टी का साथ दिया जिसकी वजह से आज मेरे पास पॉलिटिकल एम्पावरमेंट है, जिसकी वजह से आज मेरे पास एक अच्छा हॉस्पिटल है, जिसकी वजह से आज हम लोग अच्छा स्कूल में जा सकता है, अच्छा कॉलेज में पढ़ सकता है, और जिसकी वजह से आज हम दूसरे की आंख में आंख डालकर बात कर सकता है। ऐसा इंसान बनो भाइयों बहनों बुजुर्गों। याद रखो इस बात को, ये नहीं सोचना वारिस पठान आया बात किया चलेगा, नहीं। चुनाव आएगा, चुनाव जाएगा, हार जीत अल्लाह के हाथ में, ईश्वर के हाथ में। मेरा काम आपको समझाना है, और यह भी बोल के जाएगा वारिस पठान आपको, आधी रात को भी अगर वाड़ी का मेरा भाई, मेरा बुजुर्ग, मेरा दोस्त हमको आवाज लगाएगा कि वारिस भाई ये काम है, हम आपके लिए रात को 12 बजे भी खड़ा रहेगा, याद रखना। और ये जुबान हमारा है, ये लोग का नहीं है, पठान का जुबान है, याद रखना इस बात को। जो बोलता है करता है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जुबान है। हम लोग सिर्फ हवा में बात नहीं करता, इन लोग की तरह जुमलाबाजी, 15 लाख तुम्हारे अकाउंट में आएगा। आया क्या? मैं भी ख्वाब देख रहा था 15 लाख आएगा तो घूमने को जाऊंगा, अभी तक नहीं आया। 2 करोड़ लोग को रोजगार देने का बात किया था, मिला क्या रोजगार? उसकी जगह में 12 करोड़ युवाओं ने रोजगार खो दिया हमारे देश में। किसका वजह से? सिर्फ ये मोदी का वजह से। अनप्लैंड तुमने लॉकडाउन लगा दिया, रात को आ गया टीवी के अंदर आके तुमने बोल दिया कि लॉकडाउन सब बंद। अरे किधर से गरीब इंसान अपना पेट भरेगा? कहां से खाना खाएगा? मजदूर का तुमने काम छीन लिया, गरीब के मुंह से निवाला छीन लिया तुमने, रास्ते में लेकर आ गया सारे मजदूर को। आपने मैंने पूरे देश ने देखा कि किस तरह से प्रवासी मजदूर हमारा भाई नंगे पैर चल के जा रहा है अपने गांव। ये सब किसकी वजह से हुआ? यही भाजपा सरकार, यही मोदी। जुमला मारने से देश नहीं चलेगा। अब बहुत हो गया, अब देश को विकास मांगता है, देश को डेवलपमेंट मांगता है, देश को ऐसा इंसान चाहिए जो हमारे को पॉलिटिकल एम्पावर। आज कितना लोग हमारे पास ऐसा है पॉलिटिक्स के अंदर, नहीं, लोग किसको आगे बढ़ने ही नहीं देता। इनका एक ही है, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, यही काम है इन लोग का। कोई कुछ कर ले हमको उसका फर्क नहीं पड़ता, यही इनका इंटेंशन और इश्यू है। लेकिन हमारा ऐसा नहीं है, हम काम करने में विश्वास रखते हैं, एक साथ कांधे से कांधा मिलकर आगे बढ़ने में विश्वास करते हैं, डेवलपमेंट करने में विश्वास करते हैं, विकास करने में विश्वास करते हैं। हम हमारे बच्चे भी आगे पढ़ लिख कर बड़े डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, लॉयर्स बने, अच्छे पॉलिटिकल फील्ड में आए, वो चीज करना चाहते हैं हम आपके सामने। मगर इसमें हम कोशिश कर सकते, फैसला आपके हाथ में, आपको फैसला लेना है कि जिस तरह से 70 साल निकल गए इसी तरह आगे जिंदगी भर निकलना है, या अपने हल्के के लिए, अपने आने वाले फ्यूचर के बच्चे के लिए विकास। फैसला आप खोल लेना, मगर सोचो, आप सोचना भी पड़ेगा कि क्यों मैं एक बार असद ओवैसी साहब की पार्टी को ट्राई नहीं करूं, क्यों मैं एक बार दिनाकरन साहब की पार्टी को ट्राई नहीं करूं। दोनों एक साथ है, मजबूत कॉम्बिनेशन, ऐसा कॉम्बिनेशन है अच्छे अच्छे को हिला डालेगा, तो क्यों एक बार ट्राई नहीं करना। हम हर चीज के लिए ट्राई करता है एक बार, और यकीन मानो मेरा पर्सनल तजुर्बा आपको बताता है, एक बार जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पे भरोसा है कि जिंदगी भर ऊपर वाले से दुआ करता है कि वाकई में अगर जिंदगी में 10 फैसले गलत मुस्लिमीन के साथ में मैं गया, उसको वोट डाला और जीता के लेकर आया।
वक्त बहुत कम था हम लोगों के पास। आज आपके पास आपका अपना वकील अहमद। आप बोलेगा इतना टाइम में लोग सब रहा, आप तो अभी आए क्या किया? ये आदमी वो है जो हमेशा आपके लिए खड़ा रहेगा। अभी जब लॉकडाउन था, क्या काम नहीं किया वकील अहमद, बताओ मेरे को। जिसने उसको फोन किया उसके काम के लिए गया, रात को 12 बजे उठ के गया, नींद में से कॉल किया उठ के गया। अरे जो उससे हो सका, पैसे से, अपनी जानी माल से, हर चीज से मदद किया, खड़ा है हमारे साथ। अब क्या ये 65-70 साल वाले लोग खड़े रहेंगे क्या आपके साथ? आप फोन करेगा तो शायद नहीं, मैं तो दुआ करता है हेल्थ और तंदुरुस्ती का, किसका हम बुरा नहीं बोलता, मगर रियलिटी भी तो है ना, प्रैक्टिकलिटी भी है। फोन करेगा रात को, 65-70 साल का आदमी बोलेगा सो रहा है, कल सुबह बात कर। मगर ये जवान आदमी, आपका अपना, जिसको मालूम है क्या करना है हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर, जिसको मालूम है किसका क्या जरूरत है, जिसको मालूम है किसका क्या काम करने का है, तो वो उठ के भागेगा आपके लिए, वो आपका काम करेगा। और हम लोग बैठा है ना, हम आपके साथ रहेंगे। काम करना है, और अगर वाकई में आप चाहता है कि आपका काम हो, वनयामवाड़ी के अंदर विकास हो, डेवलपमेंट, तो आ जाओ, एक बार साथ दे दो, जिता दो अपने आप के कैंडिडेट वकील अहमद को, जिता के लेके जाओ असेंबली में, भारी मार्जिन के साथ जिताओ। ऐसा जिताओ कि सामने वाले के मुंह पे ऐसा लाफा पड़े कि ये लोग एक अगर हो गए एएमके और एमआईएम, तो तमिलनाडु से इनको घर में नहीं बैठना पड़ेगा, भागना पड़ेगा छोड़ के। भगाओ इनको। इतना साल ये लोग राज किया, हम तकलीफ में था, अब आप राज करो और इनको तकलीफ में डालो। ये होना चाहिए ताकत। आपके पास ताकत है, जज्बा है, हौसला है, उसको सही जगह इस्तेमाल करो भाई। मौका है, वक्त है। ये मत सोचो हम सिर्फ तकरीर करता है, तकरीर के आगे कुछ नहीं। आपके सामने मैं एक जीता जाता एग्जाम्पल है। मैं खुद पॉलिटिशियन नहीं था, कोई पॉलिटिकल पार्टी से कभी मेरा कोई ताल्लुक नहीं था, कुछ नहीं था। एमआईएम पार्टी आया, एसआईएम का बात सुना, रिसर्च किया, देखा काम। 13 दिन के अंदर, ओनली 13 डेज, मैं तो लॉयर था, किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई कनेक्शन ही नहीं था। 13 डेज के अंदर एमआईएम पार्टी अगर एक नॉन पॉलिटिकल इंसान को, प्रैक्टिसिंग लॉयर को सिर्फ अगर एमएलए बना सकती है, तो सोचो अगर आपने डिसाइड कर लिया तो वनयामवाड़ी इस मर्तबा वकील अहमद को एमएलए 100% बना सकती है। सोचना है आपको, पहल करना है आपको, हिम्मत करना है आपको। मेरा बताना फर्ज था आपके पास आके, और आपको जिसको भी देखना है मजलिस क्या काम करती हो, मैंने तो सारा एग्जाम्पल बता दिया। तेलंगाना में जाके आप देख लो, महाराष्ट्र में जाके देख लो, गुजरात में देख लो, बिहार, हर तरफ जाके देखो। अरे काम कर रहे हैं, जब तो आज हमारे साथ सब जुड़ रहे हैं ना। आज यूपी में हमारे साथ राजभर साहब जुड़ रहे हैं, गुजरात में हमारे साथ बीटीपी पार्टी के प्रेसिडेंट छोटू भाई वसावा साहब जुड़े, तमिलनाडु में हमारे साथ एएम के पार्टी के टीटी दिनाकरन साहब जुड़े। तो सब जुड़ के ही एक होएगा। जब 5 उंगली एक मुट्ठी बनती है ना, तो बॉस वो बनता है मुक्का, पंजा, ऐसा। फिर ध्यान से दो, तब जाके तुम्हारा जीत होगा। अगर जीतना है चुनाव, आप बनाना है अपने बच्चों के मुस्तकबिल को, आगे लेके जाना है वनयामवाड़ी को, तो सोचो मत, सोचने का टाइम खत्म हो गया। 6 तारीख के दिन सुबह सुबह उठो, सीधा जाओ पोलिंग स्टेशन पे, भर भर के जाओ, वोटिंग परसेंटेज 85 to 90% कर डालो। इतना वोट डालो, इतना वोट डालो, इतना पतंग को बटन दबाओ कि पूरे आसमान में 6 तारीख को सिर्फ पतंग उड़ता हुआ दिखना चाहिए। और जहां जहां पर भी हमारी अलायंस पार्टी के कैंडिडेट, एएमएम के पार्टी के दिनाकरन साहब के उम्मीदवार खड़े हैं, जिनका निशान है प्रेशर कुकर, ऐसा कुकर का सीटी बजाओ, ऐसा सीटी बजाओ कि पूरे वनयामवाड़ी, पूरे तमिलनाडु में कुकर का सीटी का गूंज गुने, और पूरी तरह से भारी मार्जिन के साथ सब जीत कर आएंगे। तब होगा इतिहाद का सुबूत। मत बटो आपस के अंदर, मत बटो भाइयों, बहुत साल देख लिया सब, इसको वोट डालो, उसको डाल दिया भाई, उसको नहीं नहीं। एक प्लेटफॉर्म पे आओ। 5 साल में एक मर्तबा आपको मौका मिलता है वोट डालने का, उसको खोना नहीं चाहिए। सबको निकल के आना है अपने अपने घरों से, अपने पड़ोसी को, अपने रिश्तेदार को, अपने मां बहन, सबको लेके जाओ पोलिंग स्टेशन में, वोट डालो। वोट डालना बहुत जरूरी है, तो संविधान ने हमको अधिकार दिया है। ये वो संविधान है जो डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने हमको दिया है, इसकी तो हम लोग रक्षा करते।
ये तो संविधान को रोज खत्म करने की बात कर रहे, मगर हम तो संविधान को संभाल रहे, संविधान के दायरे में रहकर अपनी बात रखते हैं, डेमोक्रेटिक राइट अपना इस्तेमाल करते हैं। तो आपको भी संविधान ने ये पावर दिया, अधिकार दिया है, अपना राइट टू वोट, ये आपका अपना अधिकार है, इसको खोना मत, मगर सही जगह डालना। और वो सही जगह है प्रेशर कुकर या एएमआईएम का पतंग। पतंग उड़ाओ, मजलिस के उम्मीदवारों को कामयाब करो, वाड़ी से वकील अहमद साहब को जिताकर भारी अक्सरियत के साथ में असेंबली में भेजो, और फिर देखो इंशाअल्लाह, मुझे अल्लाह से ईश्वर से पूरा यकीन है कि वाड़ी भी बदलेगा। और ये मोदी वाला जुमला नहीं बदलेगा, ये एमआईएम वाले की जुबान वाला बदलेगा। हम बदलेंगे, इंशाअल्लाह जरूर बदलेंगे। यहां भी वही सपना देखा है ओवैसी ने कि मुझे जिस तरह से तेलंगाना में हॉस्पिटल और स्कूल बनाए, इसी तरह से हमको तमिलनाडु के अंदर भी अपना काम करना है। तमिलनाडु की भी आवाम को फैसिलिटी देना है, उनके भी बच्चों के लिए ऐसा स्कूल बनाया, ऐसा हॉस्पिटल बनाना है जहां पर वो आकर ऐसा इलाज कर सके। यही अरमान है, यही सपना है ओवैसी ब्रदर का। बाकी क्या है, सब कुछ है ना उनके, मगर सोचो आज हमारे पास आए तो हमारा भी फर्ज बनता है ना। और ईमान वाले, इंसानियत है, तो इंसानियत का तकाजा आज का यह है कि हमको इस पार्टी को सपोर्ट करना और हमारे कैंडिडेटों को जिताना। तो सपोर्ट करेंगे ना, जोर से, सिर्फ हाथ वाला नहीं, मोदी वाला हाथ नहीं, सपोर्ट करेंगे ना, मजलिस के उम्मीदवारों को जिताएंगे ना, दिनाकरन साहब के उम्मीदवारों को जिताएंगे ना, पतंग के बटन पर, कुकर के बटन पर मोहर लगाएंगे ना। बिल्कुल, यही उम्मीद करके आपसे मैं विदाई लेता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं आप सब लोग जिनको सुनना चाहते हैं, बेसब्री से मैं भी उनको सुनना चाहता हूं। आपने मुझे बोलने का मौका दिया यहां पर, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि मेरे भाइयों ने जो इतना प्यार से मुझे सुना, ये 6 तारीख के दिन भी हमारी इज्जत रख लेंगे, लाज रख लेंगे। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, वनक्कम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शहनशीन पर, स्टेज पर बैठे हुए तमिलनाडु के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व वानियम्बाड़ी के उम्मीदवार जनाब वकील साहब, जनाब कन्नाबी रामन साहब जो AMK के हैं, याजिल साहब, मनीवनन साहब, शंकर साहब जो कैप्टन विजयकांत के DMDK के हैं, राजा साहब, कमल नादन साहब, अन्ना दुराई साहब, कृष्णन साहब, इम्तियाज साहब, और मुंबई से तशरीफ लाए साबिका रुकन असम्बली वो स्पोक्स पर्सन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जनाब वारिस पठान साहब, वानियम्बाड़ी के मेरे तमाम मजलिसी रुफ़क़ा, मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन कराम, बुज़ुर्गान कौम और मिल्लत, और मेरे गयूर नौजवान साथियों, मैं ज़्यादा देर आपके दरमियान में नहीं खड़ा रहूँगा। आप तमाम अल्हम्दुलिल्लाह अभी एक तफसीली गुफ्तगू को आपने सुना। जनाब वकील साहब ने बहुत से ऐसे मसाइल और इशूज़ पर उसका अपनी तकरीर के दौरान जिक्र भी किया और आपको बताया कि वानियम्बाड़ी में जो तकालीफ है और मसाइल हैं उसको हल करना कितना ज़रूरी है। मैं सिर्फ आपसे ये बताना चाहूँगा कि इस इलेक्शन में आप जानते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का अलायंस जनाब TT दिनाकरन साहब की AMK पार्टी के साथ, जिसमें कैप्टन विजयकांत की भी पार्टी है और दूसरे मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज इसमें शामिल हैं। हमारी कोशिश और मकसद एक ही है कि तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में, सियासत में एक थर्ड पॉलिटिकल अल्टरनेटिव बने। और हमारा मानना यह है कि तमिलनाडु की सियासत में, पॉलिटिक्स में एक पॉलिटिकल स्पेस है, एक पॉलिटिकल वैक्यूम है
और मुझे यकीन है कि टीटी दिनाकरन और कैप्टन विजयकांत की कोशिशों से इंशाअल्लाह ताला ये अलायंस एक थर्ड पॉलिटिकल ऑल्टरनेटिव के रूप में तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में इमर्ज करेगा इंशाअल्लाह ताला। तीसरी बात मुझे आपसे जो जिक्र करना है कि बहुत से लोगों में ये एक गलत फहमी है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहां से इलेक्शन लड़ रही है और आप तमाम की कोशिश भी यही है और हमारी भी कोशिश यही है और इसीलिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन टीटी दिनाकरन साहब के अलायंस का हिस्सा बनी कि तमिलनाडु में फिरका परस्त कम्युनल फोर्सेस को, फिस्ताई ताकतों को, फैशिस्ट फोर्सेस को, उनको इस असेंबली इलेक्शन में शिकस्त मिले। हमारी कोशिश भी है, हमारी दुआएं भी हैं, मगर मैं आपको ये बताना जरूरी समझता हूं, ये कोशिश तो हमको करना है, मगर कहीं कोशिश करते करते ऐसा ना हो जाए कि हम अपने हाथ पर ही कुड़ाड़ी मार लें। यकीनन हमको ये तमाम कम्युनल और फैसिस्ट फोर्सेस को शिकस्त देना है, मगर इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि वानियम्बाड़ी में आपको एक जो तारीखी मौका आपको मिल रहा है कि आप अपनी एक आजाद इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल लीडरशिप को बना सकें। आप इस मौके को मत खोइए। और अगर किसी के दिमाग में यह ख्याल है कि वकील इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि वकील पहली मर्तबा नहीं, दूसरी मर्तबा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की टिकट पर वानियम्बाड़ी से असेंबली का इलेक्शन लड़ रहे हैं। और वकील 5 साल पहले इलेक्शन लड़कर घर में नहीं बैठ गए। वकील वानियम्बाड़ी के अवाम के दरमियान में रहे। वकील गरीबों की तकालीफ और उनके मसाइब और मुश्किलात को दूर करने की कोशिश करते रहे। वकील जब लॉकडाउन आज से 7-8 महीने पहले हुआ, जब पूरे मुल्क में, तमिलनाडु में, वानियम्बाड़ी में कोरोना अपने उरूज पर था, तो ऐसे वक्त में वकील उन लोगों की खिदमत करने का एजाज उसको हासिल है कि अगर किसी को भूख और प्यास की जरूरत पड़ती तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का ये लीडर आपके दरमियान में था। अगर मस्जिद सलामाबाद के फाजिल नायब मुतवल्ली साहब को मदद की जरूरत पड़ी तो वकील दौड़ता हुआ उनके पास गया। अगर किसी का कोरोना से डेथ हो गया, इंतकाल हो गया, तो बिला लिहाज मजहब मिल्लत मजलिस के सदर ने यह नहीं देखा कि मरने वाले का मजहब क्या है, उसके आखिरी रसूमात उसके मजहब के तहत अदा किए जाएं। वकील ने उन मरने वालों की डेड बॉडी भी उनके अफराद खानदान को, उनके पसमानदगान में पहुंचाने का इंतजाम किया। और जब 5 साल पहले मजलिस ने इलेक्शन लड़ा तो यकीनन हमको कामयाबी नहीं मिली। मजलिस के उम्मीदवार को करीब 11,000 वोट मिले और एडीएमके के कैंडिडेट हमारी बहन को, निलोफर को 20,000 वोट से उनकी मेजॉरिटी से उनको कामयाबी मिली। तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुखालिफिन का यह झूठा प्रोपेगेंडा कि 5 साल पहले भी वकील लड़े थे तो एडीएमके जीत गई थी, मैं उनको बता रहा हूं कि आप आंख के अंधे हो सकते हैं, आपके सर में दिमाग कमजोर होगा, मगर अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा सोचने समझने की तमीज हम में है। इसीलिए मैं उन लोगों को बता रहा हूं कि मजलिस की मुखालिफत करना है तो खुलकर करो, डर कर मत करो, गुलामी में मजलिस की मुखालिफत मत करो। हां, अगर तुम किसी अपने सियासी आकाओं को खुश करने के लिए, उनकी चमचागिरी और उनकी खुशामद करने के लिए तुम मजलिस की मुखालिफत कर रहे हो, तो याद रखो मैं तुमको जवाब देता आया हूं और देता रहूंगा। यह पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, यकीनन
इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि नरेंद्र मोदी के वजीर आजम बनने के बाद इस मुल्क में फिरका परस्त ताकतों के उनके हौसले और बुलंद हुए हैं। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि नरेंद्र मोदी की क़यादत में जब से बीजेपी की हुकूमत बनी उस वक्त से इस मुल्क में एक मंसूबाबंद तरीके से हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को प्रमोट भी किया जा रहा है, उसको एक्सेप्ट भी करवाया जा रहा है और जो अंग्रेजी का लफ्ज है उसको एंट्रेंस भी करवाया जा रहा है। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि जब से बीजेपी की नरेंद्र मोदी की क़यादत में हुकूमत बनी, इस हुकूमत ने पूरी कोशिश कर रही है कि भारत के मुस्लिम माइनॉरिटीज को उनसे सौतेला सलूक किया जाए और इनकी पूरी कोशिश यही है कि भारत में जितने कमजोरियां और गलतियां होती हैं वो गलतियां और कमजोरियां नरेंद्र मोदी के सरकार की गलत पॉलिसियों की बुनियाद पर होती है, तो वो उसका इल्जाम मुसलमानों पर लगाकर अपनी कमजोरियों को, अपनी बदनामियों को छुपाने की कोशिश करते हैं। इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता कि जब से नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है वो भारत के संविधान को कमजोर नहीं बल्कि उसकी धज्जियां उड़ाने का काम कर रहे हैं। इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता कि जब से नरेंद्र मोदी भारत के वजीर आजम बने हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे आइन में जो थियोरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स है उसको नरेंद्र मोदी बहैसियत एग्जीक्यूटिव उसको धज्जियां उड़ा रहे हैं, उसको कमजोर कर रहे हैं। इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता कि जब से नरेंद्र मोदी भारत के वजीर आजम बने हैं ये हुकूमत सिर्फ एक मजहब को प्रमोट कर रही है, जबकि हुकूमत का काम यह होता है कि वो किसी भी मजहब को प्रमोट ना करे। हुकूमत का कोई मजहब नहीं होता, मगर यह हुकूमत एक मजहब को प्रमोट कर रही है और इसके प्रमोशन में सबसे ज्यादा काम अगर कोई सेल्समैन का कर रहा है तो उसका नाम भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी का सफ़े अव्वल में शामिल होगा। इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता कि जब से नरेंद्र मोदी की हुकूमत बनी है अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से अपनी अददी ताकत की बुनियाद पर भारत की लोकसभा में अनकॉन्स्टिट्यूशनल कानून को बनाया जा रहा है जिसमें ट्रिपल तलाक भी शामिल है। ट्रिपल तलाक का कानून अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। यह कानून बनाकर नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने यह बता रहे हैं कि अगर इस कानून के तहत किसी मुसलमान को गिरफ्तार किया जाएगा और दूसरे मैरिजेस की एक्ट में कानून के तहत किसी को गिरफ्तार किया जाएगा और कोर्ट दोनों को सजा देती है, तो अगर किसी मुसलमान को सजा होती है तो 3 साल और किसी गैर मुस्लिम को सजा होती है तो 1 साल। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। दूसरा उसमें गलती यह की कि ये कहते हैं कि अगर कोई बेवकूफ किस्म का मुसलमान अपनी बीवी को ट्रिपल तलाक देता है तो शादी खत्म भी नहीं होती मगर उसको गिरफ्तार भी करना है। जुर्म होगा तो गिरफ्तार करना ना, मगर हमारे वजीर आजम माशाअल्लाह इतना जबरदस्त उनका आईक्यू और दिमाग है कि वो कहते हैं कि शादी तुम ट्रिपल तलाक भी बोलो तो शादी नहीं टूटेगी मगर तुमको जेल भी जाएंगे। ये नरेंद्र मोदी की हुकूमत का गलत फैसला था जिसका मैंने 1 मरतबा नहीं 3 मरतबा पार्लियामेंट में मैंने इसकी मुखालिफत की और बीजेपी से उस वक्त भी और आज भी कह रहा हूं, इस मुल्क में अगर औरतों के हिफाजत के लिए कोई कानून बनना है, खवातीन के लिए, वुमेन के लिए, तो डिजर्शन के खिलाफ कानून बनना चाहिए। यह नहीं हो सकता कि आज हमारे देश में, हमारे कंट्री में 3.2 मिलियन ऐसी मैरिड वुमेन है, शादीशुदा है मगर अपने शौहर के साथ नहीं है। शादीशुदा है जिसमें हमारी गुजरात की एक भाभी भी शामिल है। उनको भी इंसाफ मिलना है, सबको इंसाफ मिलना, मगर उस पर कानून नहीं बनाएंगे। इस बात से कोई इनकार नहीं किया जा सकता कि नरेंद्र मोदी जब ट्रिपल तलाक का कानून बन रहा था, मैंने पार्लियामेंट में वोटिंग की डिवीजन का मुतालबा किया। जाकर आप रिकॉर्ड देख लो। आज ये डीएमके कांग्रेस के लोग
असदुद्दीन ओवैसी को और टीटी दिनाकरन के अलायंस को कहते हैं बी टीम है। आपने क्यों वोट नहीं दिया? क्यों वोट नहीं दिया आपने? इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट का कानून बनाया। अमित शाह जुलाई 2019 में कानून लाए और उसको इतना बदतरीन और गलत तरीके से बना दिया। आपको मालूम उस कानून की तायीद कौन कर रहा था? मैंने पार्लियामेंट में खड़े होकर, मेरी स्पीच है सुनो आप, चिदम्बरम के बेटे कार्तिक चिदम्बरम जो एमपी हैं तमिलनाडु के, उनके सामने कहा कि 2008 में जब यूपीए की गवर्नमेंट थी उस वक्त भी मैंने अपोज किया था। जब चिदम्बरम होम मिनिस्टर थे मैंने यूपीए के साथ होते हुए मैंने उस बिल की मुखालिफत की और उस वक्त भी कहा, 2019 में जब अमित शाह उसके अमेंडमेंट लाए उस वक्त भी कहा यह कानून का इस्तेमाल सिर्फ मुसलमान पर, दलित पर, आदिवासी पर और उन इंटेलेक्चुअल्स पर होगा जो एंटी गवर्नमेंट होंगे। और मैंने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि कांग्रेस के लीडरों को जेल में डाला जाए, वो कम से कम 5-5, 6-6 साल, 7 साल जेल में रहकर निकलेंगे तो तब उनको दलित, आदिवासी और मुसलमानों की तकलीफ समझ में आएंगी। तो कांग्रेस के पूरे एमपी खड़े हो गए, कार्तिक चिदम्बरम भी खड़े हो गए। मैंने कहा तकलीफ हुई ना अब तुमको तकलीफ हुई ना अब? बोले तुम्हारा जिक्र किए तो तुमको तकलीफ हुई। ये नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने काम किया। कांग्रेस पार्टी ने यूएपीए बिल का सपोर्ट किया। मैं डिवीजन का मुतालबा किया, वोटिंग का, तो क्या डीएमके ने वोट दिया? कांग्रेस तो आज डीएमके के साथ भाई भाई बन के फिर रहे, मोदी का साथ दिए। और डीएमके जब मैं वोटिंग किया, वोटिंग का डिवीजन का मुतालबा किया तो डीएमके वॉकआउट कर गए। मैं पूछा डीएमके के लोगों को, अरे वोट डालो ना। वो नो इनफ, हम जा रहे, वी आर गोइंग। मतलब क्यों जा रहे? ठहर के रजिस्टर कराओ। नहीं, सिटीजन अमेंडमेंट बिल लाया गया, मैंने पार्लियामेंट में उस बिल को फाड़ा अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहकर। 300 बीजेपी के एमपी, डीएम तमिलनाडु के 38 एमपीज थे। मैंने डिवीजन किया, बोला वोटिंग करो, डीएमके चले गए, कांग्रेस पार्टी चले गई। आपको मालूम, मैं जब वोटिंग का मुतालबा डिमांड किया तो मेरे को खाली 6 वोट मिले, 6 वोट मिले मेरे को। डीएमके वोट नहीं दिए, कांग्रेस वोट नहीं दिए और आकर बोलते हम सीएए को इंप्लीमेंट नहीं करेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, लोग मेरे से पूछते हैं आप क्यों अलायंस नहीं करें इन लोगों से, आप क्यों लड़ रहे हैं? मैं आपको आज बोल रहा हूं, मैं पहले भी जिक्र किया था और इसके गवाह वकील हैं, इसके गवाह हमारे मजलिस के मसूद हैं। यही डीएमके के इनके डॉक्टर मस्तान हैदराबाद को मेरे पास आए, बोले मैं आ रहा हूं। मैं बोला मुझे जाना है, बोले नहीं आना है। आए मेरे घर को आए, मेहमान थे। मुझे तकलीफ हो रही है बोलते वक्त, मगर लोग सवाल कर रहे हैं तो बता रहा हूं। मुझसे बैठकर कहा था कि एक सीट आपको देते हैं, वानियमबाड़ी की देंगे, बोले थे ना वकील, आप हमारे माइनॉरिटी कन्वेंशन में आ जाइए। मैंने कहा मैं नहीं आ सकता, मेरा यूपी में प्रोग्राम है। बोले नहीं, हमारे लीडर बोल रहे आप आना, उनके बाजू बैठना, यू मस्ट कम एंड यू मस्ट सिट बिसाइड आवर लीडर। मैं बोला भाई आप अचानक आ गए मेरे घर को, मैं आपकी इज्जत करता हूं, मगर आप मेरा प्रोग्राम कैंसिल करो। 12 जिद करके, बड़ा जिद करे, प्रोग्राम कैंसिल कराए, वीडियो निकाले, चेन्नई पहुंचे, 2 घंटे के अंदर बोल दिए कौन ओवैसी, वी डोंट नो हिम। हम उनको बोले ही नहीं। तो मेरे घर में क्या चाय पीने आए थे? ये एम्पायर होटल है क्या मेरा घर? मील्स खाने को आए थे या मौसम की बात करने आए थे? हैदराबाद तमिलनाडु में कितना अच्छा मौसम था।
क्यों आए थे मेरे घर को? फिर आप भाग गए ना, मैं नहीं भागा। मेरी बेइज्जती आपने की और आप ये समझ रहे थे कि मैं तुम्हारे डीएमके की तरह का कोई मुसलमान लीडर हूं जो तुम्हारे फेंके हुए हड्डियों पर जिंदा हूं। नहीं, याद रखो, मैं इलेक्शन लड़ता हूं तो जिंदगी भर लड़ता रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। हम जिंदगी भर लड़ेंगे इलेक्शन। लड़ना ही तो हमको आता है ना, सीना दिखाना हमको आता है, पीठ दिखाना हमारी फितरत में नहीं है। जीत हार तो अल्लाह देने वाला है। तुम क्या दोगे? जीतोगे, अल्लाह देगा, अल्लाह कामयाबी देगा, अल्लाह इज्जत देने वाला है। ये काम इनका था। अब बोल रहे बी टीम, बी टीम, बी टीम। क्यों? क्या आपके पास क्या सर्टिफिकेट की दुकान है? आपके साथ गए तो आपकी टीम में, नहीं तो बी टीम में। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं जानता हूं कि हमारे मुल्क में फिरका परस्ती बढ़ रही है, मगर क्या फिरका परस्ती 2014 से बढ़ रही? क्या फिरका परस्ती पहले नहीं थी? क्या डीएमके अगर 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी की हुकूमत की सपोर्ट नहीं करती, अप्रैल 30, 2002 को डीएमके ने लोकसभा में गुजरात के फसादात का जो मोशन आया था उसमें डीएमके ने सपोर्ट किया। अगर जब डीएमके सपोर्ट विड्रॉ कर लेती अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट से, तो नरेंद्र मोदी इस देश के प्राइम मिनिस्टर नहीं बनते थे, नहीं बनते थे। अगर आज नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर हैं तो डीएमके की वजह से हैं। अगर तुम उस वक्त विड्रॉ करते अपनी सपोर्ट को, आज तुम बड़ी हमदर्द दिखा रहे हो। जब तुमको मलाई मिल रही थी, मिनिस्ट्री मिल रही थी, तो तुम खामोश हो गए। क्यों तुम विड्रॉ नहीं किए? जब ये तुम्हारा कमिटमेंट है सेकुलरिज्म का, आप हम पर उंगलियां उठा रहे। याद रखो, असदुद्दीन ओवैसी पर तुम एक उंगली उठाओगे, मैं 10 उंगलियां तुम्हारी तरफ दिखाऊंगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, वहां से फिरका परस्ती बढ़ रही है। ये कांग्रेस पार्टी बोलती है ओवैसी कम्युनल है। अरे तुम्हारे से बड़ा कम्युनल कोई दुनिया में था ना, है ना, रहेगा। बाबरी मस्जिद गई तुम्हारे दौर में। बाबरी मस्जिद के ताले खोले गए जब राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे। बाबरी मस्जिद शहीद हुई जब नरसिम्हा राव कांग्रेस का प्राइम मिनिस्टर था। आज बाबरी मस्जिद का जजमेंट आया तो कांग्रेस पार्टी वेलकम करती है। कमलनाथ बोलता है कि मैं सिल्वर ब्रिक्स भिजाऊंगा। प्रियंका गांधी बोलती है कि मैं वहां पर जाऊंगी। मेरी मस्जिद है ना, वो मेरी मस्जिद है ना, वहां चले गई। मेरे अजीज दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का फैसला, हम सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कहते हैं। जैसा कि जस्टिस वर्मा ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट नॉट इनफेलेबल। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिरका परस्ती यकीनन है, खत्म नहीं हुई। अगर फिरका परस्ती खत्म हो जाती, आज मस्जिद में था मैं, जुमे की नमाज, कौन सी मस्जिद? मस्जिद खदीम में अल्हम्दुलिल्लाह जुमे की नमाज पढ़ने का मौका मिला। वहां पर हजरत क़िबला मौलाना ने यह अपील की कि सेकुलर पार्टियों को वोट दो, सेकुलरिज्म को जिंदा रखो। मैं पूछना चाह रहा हूं, 2018 में रमजान के महीने में एक बच्चा था जुनैद, हाफिज जुनैद, 18-17 साल का बच्चा, दिल्ली से नए कपड़े लेकर अपने घर को हरियाणा में जा रहा था तो भरी ट्रेन में जुनैद को चाकू से मारा गया। चलती हुई ट्रेन में जुनैद को मारा गया। कोई उठ के जुनैद को बचाने को नहीं आया, कोई नहीं आया। सब देखते रहे, चाकुआ पड़ते रहे, वार पड़ता रहा। प्लेटफॉर्म आया, ट्रेन रुकी तो उसका भाई अपने जख्मी भाई को उठाकर प्लेटफॉर्म पर उठाता है और कहता है कि कोई मदद करेगा मेरे भाई को, क्योंकि 50 सीढ़ियां चढ़ के दूसरी जगह उतारना है। कोई नहीं आया। यह सेकुलरिज्म है। मैं अपने बच्चे को उठाता हूं, अपने भाई को, अपने बेटे को, और 50 सीढ़ियां चढ़कर 50 सीढ़ियां उतरकर पुकारता हूं कि भाई को एंबुलेंस लाओ, मेरा भाई मर जाएगा, मेरा भाई मर गया, मेरा बेटा मर गया। सेकुलरिज्म जिंदाबाद। यह सेकुलरिज्म है कि अखलाक को मारा जाता है घर में फ्रिज के नाम पर। यह सेकुलरिज्म है। और निकलता
उसमें बकरी का गोश्त, पीलू खान को रोड पर मारा जाता, यह सेकुलरिज्म है। रकबर खान को कुल्हाड़ी से मारकर वीडियो निकाला जाता, यह सेकुलरिज्म है। झारखंड में अलीमुद्दीन अंसारी को पूरी मार्केट में वीडियो निकालकर मार मार कर खत्म कर दिया जाता, यह सेकुलरिज्म है। कहां है सेकुलरिज्म, मुझे बताओ। हां, सेकुलरिज्म है भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में और रहेगा। मैं उस पॉलिटिकल सेकुलरिज्म के खिलाफ था और रहूंगा। कोई आके बोलेगा ये कहां है सेकुलरिज्म? अगर सेकुलरिज्म होता तो मेरी जब मस्जिद शहीद हो रही थी कोई सामने आता, कोई नहीं आया। सेकुलरिज्म है ना, तो दिल्ली में 20 मसाजिद को जलाया गया, नुकसान पहुंचाया गया, सेकुलरिज्म, सेकुलर पार्टी को वोट दो, वहां है ना। जब मस्जिदों पर हमला हो रहा था तो दिल्ली का चीफ मिनिस्टर बजाय दौड़ता, चेन्नई के साइज का दिल्ली नहीं है, चेन्नई से भी थोड़ा कम होगा, वो चीफ मिनिस्टर बजाय जहां पर मस्जिद पे या मंदिर पे या मुसलमान पे हिंदू पे हमला हो रहा था वहां पर दौड़ कर जाता। वो क्या किया मालूम? दिल्ली का चीफ मिनिस्टर, जिसको सेकुलर पार्टी बोलते हैं, वो महात्मा गांधी के समाधि के सामने जाके खामोश बैठा रहा। मर गए लोग। एक 85 साल की औरत जल के मर गई धुएं से। सेकुलरिज्म है, सेकुलर पार्टी को वोट दो। कौन? मैं जिम्मेदार था उसका। सेकुलर पार्टी को वोट दो। दिल्ली, बंबई, गुजरात के पूरे वाकयात आपके सामने, सेकुलर पार्टी को वोट दो। अरे कहां है सेकुलरिज्म? मैं देखना चाह रहा हूं। संविधान में है मगर प्रैक्टिकल रियलिटी में नहीं है। जो लोग बोलते ना सेकुलर पार्टी को वोट दो, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी को 2014 में, ये मेरा नहीं CSDS का डेटा है, सेंटर फॉर सोशल डेवलपमेंट स्टडीज दिल्ली का मशहूर थिंक टैंक है, 31% नरेंद्र मोदी को हिंदू वोट मिला था 2014 में। 2019 में वो 37% हो गया, 31 से 37 हो गया। मैं जिम्मेदार हूं और ये जिम्मेदारी हम पे नहीं। इलेक्शन आते ही सब लोग बोलते देखो आपको सेकुलरिज्म को बचाना है। अरे ये सेकुलरिज्म ये कौन सा तोता है? कहां है भाई? किधर है वो? बताओ ना। बचाना है, बचाना है, फिर मेरे को कौन बचाएगा? मेरे बच्चों को कौन बचाएगा? मेरी मां को कौन बचाएगा? मेरी मस्जिद को कौन बचाएगा? मेरी जान को कौन बचाएगा? मेरी पहचान को कौन बचाएगा? क्या हम गुलाम हैं इन लोगों के? इलेक्शन आते हैं कि खाली वोट डालो, वोट डालो। क्या हम वोट नहीं ले सकते? क्या तुम पैदा इसलिए हो कि तुम वानियमबाड़ी में सिर्फ वोट डालोगे, वकील को नहीं डालोगे? क्या आप वोट डालने के लिए पैदा हो, वोट लेने के लिए नहीं पैदा हुए? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, डरना नहीं है किसी से। क्यों डरेंगे आप? और आज के खुतबे में, बयान में मौलाना ने बड़ा अच्छा समझाया कि नमाज में खड़े होकर कब पढ़ना है, नमाज में माफ करना बैठकर कब पढ़ सकते हैं। मौलाना ने, मुफ्ती साहब ने बहुत अच्छा समझाया कि दोनों जानों पर बैठ के नमाज पढ़ सकते, अलकट पलकट मारकर बैठ सकते, नहीं तो कुर्सी पे कब बैठ सकते, जब आपके पैरों में ताकत कम हो जाती। मेरे दिमाग में ख्याल आया, बात तो सही बोले। जब पैर में ताकत नहीं है तो ही जानों पे बैठना, नहीं तो अलकट पलकट मारकर बैठना। और डॉक्टर बोले वो भी नहीं कर कुर्सी पर बैठना। मगर सियासत में बैठना नहीं है, खड़े रहकर मुकाबला करना है। सियासत में बैठना नहीं, बैठे तो दफना देते आपको। सियासत में खड़े रहना है, सियासत में खड़े रहना है, सीना तान कर खड़े रहना और बोलना हाँ हम लड़ेंगे। जब इबादत, सबसे महबूब इबादत नमाज में यह हुक्म है, तो यह भी इबादत है, बातिल ताकतों से मुकाबला करना, अपने हक को मनवाना, मुत्तहिद होना। क्योंकि इस जमहूरियत में जब तक आपके पास आपकी ताकत नहीं होगी कोई नहीं सुनेगा आपको। ये सेकुलर पार्टी धोखेबाज है, झूठे हैं, बहुत बड़े झूठे हैं, इनसे उम्मीद मत लगाओ आप। आज बोल रहे हैं सेकुलर था ना 5 साल पहले, क्या सबने नहीं कहा था
कि एडीएमके को वोट दो। सोचो आप, 5 साल पहले ही बोले थे ना, जैसा आज जुम्मे में बोले, 5 साल पहले ही बोले थे एडीएमके को वोट दो, एडीएमके को वोट दो। उन्हें क्या करा? उन्हें बोले शर्माओ न को, खाली मुंडी तो भी लाओ, ऐसा बोलो, बोले थे ना। फिर क्या हुआ? उसका जिम्मेदार मैं हूं। आप बोले उनको वोट दो, हमारी बहन को रुला दिए, नीलोफर को रुला दिए। अब आप बोल रहे नहीं इनको वोट दो। मेरे भाई, ये सियासत है, पॉलिटिक्स है, इसमें आपको फुटबॉल खेलना है, फुटबॉल खेल के गोल मारना है। मगर हम क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? हम खुद फुटबॉल बन जा रहे हैं इनके पैरों में। फुटबॉल खेलना है, पॉलिटिक्स में फुटबॉल खेलना है। जिस तरह वो क्या फुटबॉल प्लेयर का नाम है, रोनाल्डो की तरह लेके दौड़ना है। यहां क्या हो रहा? नहीं, हम ही खुद फुटबॉल बन जा रहे। सेकुलर पार्टी कहां है? सेकुलर पार्टी कौन सेकुलर है? हां, मैं आपको, मुझे बदनाम करते कि इन्हें फिरका परस्त है। ठीक है, मैं फिरका परस्त हूं। अगर मजलूम अवाम के लिए लड़ना, संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में जिसका राइट है उसके लिए लड़ना अगर कम्युनलिज्म है और उसको फिरका परस्ती कहते हैं, तो भाई मुझे अपनी फिरका परस्ती पे फख्र है। मुझे गालियां देते हैं कांग्रेस के लोग, बोलते हैं इन्हें दल्लाल है। वो बंगाल की चीफ मिनिस्टर बोलती मैं पैसे ले लिया। अरे भाई, कुछ भी होगा, मेरे दिल का हाल अल्लाह जानने वाला है, तुम नहीं होते। मैं क्या हूं मेरा रब जानता है, क्योंकि मुझे मालूम कि मैं और वकील जब मरकर जाएंगे तो हमको हमारे अमाल का हिसाब देना है। मैं किसी नाम निहात इन लोगों को जवाब दे नहीं हूं, मैं ना जवाब नहीं दूंगा इनको। मेरे अमाल का हिसाब मेरा रब लेगा। और अगर आज असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद से निकलकर वानियमबाड़ी को आया है, तो मैं वानियमबाड़ी के अवाम से कह रहा हूं, तमिलनाडु की अवाम से कह रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह जब तक मेरी जिंदगी को बाकी रखेगा, मैं वानियमबाड़ी को आता रहूंगा, इलेक्शन लड़ता रहूंगा और इंशाअल्लाह ताला हम कामयाब होंगे। इंशाअल्लाह ताला हम कामयाब होंगे और डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। याद रखो, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमारे सामने, ताइफ का सफर है, अहद के मसाइब और मुश्किलात हैं, ये तमाम हमारे सामने। हिम्मत और हौसले को बुलंद रखो। 6 तारीख के दिन निकलकर आप अपने एक कोट पतंग के निशान पर पूरे एतमाद के साथ और बगैर डरे, सिर्फ रब से डरना है, ना मोदी से डरना है, ना स्टालिन से डरना है, ना ईपीएस से डरना है, ना ओपीएस से डरना है, ना ओवैसी से डरना है, ना दिनाकरन से डरना है, किसी से नहीं डरना। पूरे इत्मीनान और एतमाद के साथ 6 तारीख के दिन बटन दबाकर वानियमबाड़ी के लिए आप वकील को कामयाब करिए और इंशाअल्लाह ताला टीटी दिनाकरन तमिलनाडु का राइजिंग पॉलिटिकल स्टार है, हम उनके साथ रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।